वेलकम वंस अगेन टू माय ओन चैनल। देखिए दोस्तों, अब तो पटवार की तिथि भी सरकार ने घोषित कर दी है। आरपीएससी के और आरएसएसबी के विभिन्न एग्जाम्स काफ़ी डेटे घोषित हो चुके हैं। हालांकि संभावित बताई जा रही है, फिर भी अपने लिए उन्हीं को मान के तैयारी करेंगे तो भी अपने पास लंबा समय पड़ा है। जैसे पटवारी की तिथि घोषित की है अपने 28 फरवरी 2021 और पटवार भर्ती 2020 नाम है और परीक्षा कब होगी? 28 फरवरी 2021 को। ये संभावित है और लगभग यहाँ हो जाएगी। मैं तो मानता हूँ इससे पहले भी आ सकती है, इससे पोस्टपोन तो नहीं हो सकती क्योंकि ज़्यादा लंबा समय दे दिया है। तो इस समय को भी मानते हैं ना दोस्तों, तो लगभग आज से गिने तो अपना 8 महीना अपने पास समय पड़ा था। 8 महीने खूब होते हैं किसी प्रॉपर ढंग से तैयारी करनी है किसी कंपटीशन की, तो 4 घंटे भी काफ़ी होते हैं। तो दोस्तों, इसी कारण संदर्भ में मैं मेरे चैनल पे आज आपको विज्ञान के सेशन में एक टॉपिक है जिसे आप देखते होंगे सिंपल सा लग रहा होगा, रोग एवं रोगजनक। अब रोग से सब परिभाषित है, रोग से परिभाषित होना मतलब रोग क्या है सर, डिजीज क्या है, ठीक है ना। तो डिजीज क्या है? अपने शरीर में रोगों से लड़ने के प्रति जो क्षमता पाई जाती है उसे क्या कहते हैं, किसी को मालूम है? प्रतिरक्षा, ठीक है। प्रतिरक्षा भी 2 प्रकार की होती है, एक तो जन्मजात जो माता पिता से हमें प्राप्त होती है, और एक बाह्य वातावरण से बाद में अपन टीके वगैरह वैक्सीनेशन से प्राप्त करते हैं, उसे अर्जित या एक्वायर्ड कहते हैं, ठीक है। इनसे प्रतिरक्षा से रोगों से अपन बचते रहते हैं। जब प्रतिरक्षा कभी असफल होती है तो अपन को क्या होता है? रोग। तो रोग होने पर व्यक्ति में क्या होता है सर? रोग होने पर व्यक्ति की जो कार्य करने की क्षमता है, ठीक, तो कार्य की क्षमता में कमी आ जाएगी, ठीक है। कार्य की क्षमता में कमी आएगी, काम में मन नहीं लगेगा, काम में मन नहीं लगेगा, जो काम करेगा वो सही ढंग से नहीं करेगा, करने की शक्ति नहीं रहेगी, कहना मतलब वो बीमारी है। तो सर आज के टॉपिक में अपन पढ़ेंगे क्या? तो मैं आपको आज बताऊंगा रोगों के प्रकार कि रोग किन किन से फैलते हैं और उनको फैलाने वाले जो रोगजनक है वो कौन सा। और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और दोस्तों जनरल साइंस में जहाँ तक मैंने देखा है इससे प्रश्न जरूर पुटअप होता है। जैसे कि मैं आपको बताऊं, जैसे मान लो परीक्षा में आ गया, जैसे परीक्षा में आ गया पीलिया निम्न में से किस प्रकार का रोग है? किस प्रकार का रोग है? दोस्तों नीचे ऑप्शन में दे देगा वायरस जनित, दूसरा देगा जीवाणु जनित, ठीक है, तीसरा दे देगा मान लो प्रोटोजोआ जनित, और चौथा दे देगा मान लो आनुवंशिक रोग। और यहाँ आके बच्चा कंफ्यूज हो जाता है कि पीलिया जो रोग है वो वायरस से फैलता है या बैक्टीरिया से फैलता है, प्रोटोजोआ से फैलता है या आनुवंशिक रोग है। इसलिए दोस्तों देखने में सरल लग रहा है, लेकिन अपना टॉपिक अगर क्लियर होगा, अपन को वायरस जनित रोग याद होंगे, जीवाणु से कौन कौन से फैलते हैं, प्रोटोजोआ से कौन से फैलते हैं, और भी फैलने के कई प्रकार हैं, वो मैं आज सारे स्पष्ट करूँगा। तो उन रोगों का एक बार आप, जैसे वायरस जनित इसका उदाहरण उत्तर होगा तो अपना का अगर याद होगा तो अपन लग जाएंगे, नहीं तो यहाँ पे फिर अपन कंफ्यूज हो जाएंगे कि अभी यार जीवाणु करूँ या वायरस करूँ, तो तुक्का गाड़ी चलेगी नहीं दोस्तों। काफ़ी समय अपने पास, तो आराम से अपन पढ़ेंगे। तो आज के टॉपिक को ये मैंने जो शुरुआती क्रम बताया, इस तरह के प्रश्न आते हैं, या फिर आता है कि पीलिया रोग का रोगजनक है और फिर 4 ऑप्शन देगा, इसको कौन फैलाता है उसका नाम याद रखना है आपको। तो इन दोनों चीज़ों को इस सेशन में मैं आपको क्लियर करूँगा। ओके, समझ में आया? ये रोग पढ़ने से पहले अपन रोगों के प्रकार देख लेते हैं। तो सर एक तो होता है संक्रामक इन्फेक्शियस और एक होता है असंक्रामक। ये संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आते ही फैलते हैं और ये संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आने से नहीं फैलता।
जैसे आपने नाम सुना होगा एड्स बहुत बड़ा रोग है, ठीक है ना। लेकिन ऐसे ही उसके एड्स रोगी के पास में बैठने से या साथ में खाना खाने से नहीं फैलता। जब तक रक्त से रक्त नहीं मिलता तब तक ये रोग थोड़ी फैलता है। तो संक्रामक जैसे खांसी जुकाम है और उसके पास में आप बैठ जाओ तो ऑटोमेटिकली उसके जो खांसी जुकाम के वायरस है अपने आप ही अपने अंदर घुस जाएगा, अपने को क्या कर देगा, बीमार। तो ये तो संक्रमित करेंगे दूसरों को, ये नहीं करेंगे। तो रोगों के प्रकार में भी ध्यान रखना, रोगों के प्रकार होते हैं संक्रामक व असंक्रामक। तो संक्रामक में मैंने कहा था एक से दूसरे व्यक्ति को संक्रमित होते हैं, असंक्रामक में ऐसे संक्रमण नहीं फैलता है। अब दोस्तों देखेंगे कि जो रोगों के प्रकार, जैसा कि अभी मैंने बताया था कि किस किस से फैलते हैं, तो एक बार आप उनको नोट कर लो, फिर प्रत्येक का मैं बताऊंगा आपको। जैसे आपको दोस्तों सबसे पहले लिख लो वायरस जनित रोग। एक बार तो उनको याद कर लेना कि वायरस जनित रोग में इंपॉर्टेंट जितने भी है मैं आपको लिखवा दूंगा, वायरस जनित रोग, ठीक है ना दोस्तों। नेक्स्ट क्रम में आप लिख लो जीवाणु जनित रोग, जीवाणु जनित रोग। तीसरे क्रम में दोस्तों लिख लो आप प्रोटोजोआ जनित रोग, प्रोटोजोआ जनित रोग, ठीक है ना, वो का वही है। चौथा है हेलमंथीज, हेलमंथीज और वही जनित रोग, ठीक है। पांचवा आप लिख दो यौन संक्रमित रोग, यौन संक्रमित रोग, ठीक है। छठा लिख लो दोस्तों आप उत्परिवर्तन जनित रोग, उत्परिवर्तन जनित रोग। मैं सबके उदाहरण आपको बताऊंगा, एक बार तो उस सारणी को याद करना है आपको। उत्परिवर्तन जनित रोग 6 प्रकार है, इसको आप नोट कर लो। वायरस जनित रोग, जीवाणु जनित रोग, प्रोटोजोआ जनित रोग, हेलमंथी जनित रोग, यौन संक्रमित रोग और उत्परिवर्तन जनित रोग। तो अपने रह गया, देखेंगे आनुवांशिक रोग, ठीक है ना, ये भी होते हैं। 7वां प्रकार भी आप नोट कर लेंगे, आनुवांशिक रोग, ठीक है। ये 7 प्रकार है, इन 7 प्रकार को आप नोट कर लो। अब मैं आपको एक एक रोग के बारे में बताऊंगा कि वायरस जनित रोग कौन कौन से होते हैं और आपको उनको नोट करना। फिर रोग जनक अपन बाद में एक एक रोग का पढ़ेंगे। पहले वायरस में कितने प्रकार के रोग है, वायरस जनित 5-6 रोग जो बताता हूँ उनको कंठस्थ कर लेना, ताकि परीक्षा में भी जैसे मैंने प्रश्न डाला था इस तरह का कंफ्यूजन आपके सामने नहीं हो। क्योंकि कई बच्चे कला वर्ग से भी होते हैं, कॉमर्स से भी होते हैं, अलग अलग फील्ड से होते हैं। तो साइंस हर कोई नहीं पढ़ता है, बायोलॉजी, तो उसके लिए क्या है थोड़ा सा मुश्किल रहता है। तो ये क्या करेंगे, एक बार अपन याद कर लेंगे, ठीक है ना। तो दोस्तों पहला लेंगे अपन वायरस जनित रोग। 12 चलिए दोस्तों रोगों के प्रकार में अपन देख लेते हैं। पहले वायरस जनित रोग कौन कौन से होते हैं, ठीक है ना। तो 5-6 रोग है, आप उनको याद कर लेंगे। पीलिया या इसे हिपेटाइटिस भी बोलते हैं, पीलिया या हिपेटाइटिस। 2 नंबर पे आप नोट कर लो रेबीज, फिर लिख लो चिकन पॉक्स, वही छोटी माता बड़ी माता, ठीक है। 4 में आप लिख लो पोलियो, आपको मालूम है पोलियो भी वायरस जनित रोग है। पीलिया, रेबीज, चिकन पॉक्स, पोलियो। और दोस्तों 1-2 और लिख लो, खसरा, और एक छठा लिख लो डेंगू। बस इनको आप इस तरह से याद रखना, ठीक है ना। पीलिया, रेबीज, चिकन पॉक्स, पोलियो, खसरा, डेंगू, कैसे भी आप करके इनको एक बार अपने को कंठस्थ करना है, ताकि आपके ये ऑप्शन में आते ही आपको ध्यान पड़ जाएगा कि ये वायरस जनित रोग है, ठीक है ना। वायरस कौन सा है वो मैं आपको रोग जनक में बताऊंगा। अभी फिलहाल आप टॉपिक को अपन 2 भागों में इसलिए कर रहे हैं ताकि क्या है कि कंफ्यूजन न हो। अभी अपन सिर्फ रोग पढ़ रहे हैं, तो वायरस से कौन कौन से रोग होते हैं, पीलिया, रेबीज, चिकन पॉक्स, पोलियो, खसरा और डेंगू। ये 6 याद कर लो। 6 के जो रोग जनक होंगे वो मैं वापस क्रम से आपको लिखवा दूंगा, ठीक है दोस्तों। तो ये पहला हो गया अपना वायरस जनित रोग। देखेंगे जीवाणु जनित रोग, तो बैक्टीरिया से फैलते हैं।
जीवाणु जनित रोग, ठीक है ना। इस क्रम में सर अपने को कौन कौन से रोग याद रखने हैं, एक एक आप लिखते जाएंगे। पहला लिखिए क्षय रोग। क्षय रोग को आपको ऐसे मालूम नहीं पड़ा तो मैं बता दूं, टीबी, ठीक है ना, टीबी से सब परिचित है। फिर लिख लो हैजा। हैजा। तीसरा और लिखो इसमें टीटनस। धनुषाकार व्यक्ति की आकृति हो जाती है और टिटनेस का आप टीका भी लगाते हो, ठीक है ना। टिटनेस के बाद में और लिख दो इसमें टाइफाइड। टाइफाइड। और एक लिख लो इसमें कुष्ठ रोग, क्योंकि यही तो कंफ्यूजन होता है। जैसे वहाँ परीक्षा में आ गया कि कुष्ठ रोग है वायरस जनित है या जीवाणु जनित, और अपन हो जाते हैं कंफ्यूजन। इसलिए जीवाणु जनित रोग अगर अपन को याद है और सारे रोगों का क्रम याद है तो भूलने की तो बात ही नहीं। अपना क्वेश्चन में ये छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं ना, और कंपटीशन में अपना एक क्वेश्चन भी अपने को आर पार कर सकता है। इसलिए मेरा कहना है दोस्तों कि आप जो भी टॉपिक पढ़े उसको बड़ा ही सीरियस और गंभीरता से पढ़े। तारीख मैंने अभी बताया कि घोषित हो गई है, तो उस तारीख के अकॉर्डिंग भी अगर 8 महीने आप बैठ जाते हो तो खूब हो जाता है। RAS में निकल जाओगे 8 महीने में, तो पटवार क्या है, बड़ी बात है, ठीक है। आगे ग्राम सेवक की भी बहुत बड़ी भर्ती आने वाली है। रीट की घोषणा हो चुकी है, 31,000 की भर्ती आ रही है, तो सब में ये जनरल साइंस आएगी, तो आप इसको देखना। तीसरे क्रम में अपन दोस्तों रोग देखेंगे। तीसरे क्रम में अपन देखेंगे मलेरिया। सॉरी, पहले आपको मैं किससे जनित होता है वो बता दूं। प्रोटोजोआ जनित रोग, ये प्रोटोजोआ से फैलते हैं। तो इसमें एक तो रोग है अपना मलेरिया, ठीक है। मलेरिया के भी 4 प्रजाति होती है, PF, PV आपने नाम सुने होंगे, प्लाज्मोडियम ओवेरी फ्लैक्सी, ठीक है ना। वो बाद की बात है। अपन तो मलेरिया, और मलेरिया PF होता है, उसको मस्तिष्क ज्वर बोलते हैं, PV सब बताऊंगा मैं इसके बारे में। अभी आप फिलहाल लिख लो मलेरिया और अमीबाइसिस। अमीबाइसिस, ठीक है ना। इनके लक्षण वगैरह अपन तो आज नहीं पढ़ रहे, अपन तो सिर्फ आज उनकी कैटेगरी देख रहे हैं कि किससे फैलते हैं। तो दोस्तों तीसरा क्रम में अपन ने देखा प्रोटोजोआ जनित रोग में 2 रोग देखे, मलेरिया और अमीबाइसिस। चलिए दोस्तों चौथे क्रम में अपन देखते हैं। चलिए दोस्तों चौथे क्रम में देखते हैं अपन हेलमिंथिस जनित रोग, ठीक है। इसमें आपको हाथी पाव या इसे फील पाव भी कहते हैं, ठीक है, हाथी पाव या फील पाव। और एक है नारू या बाला रोग। नारू या बाला रोग अभी वर्तमान में ये खत्म है, ठीक है ना। उन्मूलन हो चुका है इन दोनों रोगों का, ये भी रोग न के बराबर और ये भी न के बराबर, इसका तो बिल्कुल ही उन्मूलन हो चुका है। पहले क्या प्रदूषित पानी पीते थे उससे होता था, अब तो सब RO कैंट का पानी पीते हैं, तो ये रोग तो होने से रहा। तो नारू या बाला रोग तो बिल्कुल ही खत्म हो गया है। तो ये दोस्तों 2 रोग ध्यान रखना, ये हेलमिंथिस जनित रोग है और परीक्षा में कई बार नारू या बाला रोग पूछ लिया है, इसलिए इसको विशेष तौर पे ध्यान रखना। अगले क्रम में हम दोस्तों 5वां लेंगे संक्रमित रोग। इसको वैसे STD डिजीज भी बोलते हैं सर, और कभी कभी इसकी फुल फॉर्म भी पूछते हैं। क्या होता है सर? सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेज, ठीक है ना। इस तरह से इसका पूरा नाम है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, यौन संक्रमित रोग। हिंदी में लिखोगे तो भी चलेगा। STD की ये फुल फॉर्म है, STD शॉर्ट में इसको बोलते हैं। तो इसमें अपन पहला रोग लिखेंगे अपन, पहला तो होता है सर एड्स, ला इलाज, इसका कोई इलाज नहीं। दूसरा सर गोनोरिया, ठीक है, गोनोरिया है, सुजाक है, ठीक है, सिफिलिस है। सिफिलिस को हिंदी में आत्सक भी बोलते हैं, कभी शुद्ध हिंदी में आ जाए तो आत्सक ध्यान रखना, ठीक है ना। ये कैसे फैलते हैं बाद में अपन लक्षण वगैरह इसके देखेंगे। एड्स तो लाली इलाज और यौन संक्रमित रोग तो बड़े खतरनाक होते हैं, ले डूबते हैं, ठीक है। कुछ रोग ऐसे होते हैं जैसे एड्स दोनों में होता है, महिला पुरुष में, गोनोरिया वगैरह होते हैं, ये रोग महिलाओं में ही होते हैं, एड्स पुरुष में गोनोरिया नहीं होता, वो बाद में अपन और भी डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट क्रम में अपन दोस्तों लेंगे छठे में लेंगे आनुवंशिक रोग,
ठीक है ना, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाते ही ये रोग, माता पिता से अपनी संतान में जाते हैं। ऐसे रोग सर कौन कौन से होते हैं? आनुवांशिक रोग की परिभाषा में आप कहेंगे जो जनक से अपनी संतति में जाते हैं ना, उन रोगों को क्या कहते हैं? आनुवंशिक रोग कहते हैं। इस क्रम में पहला रोग लेंगे सर अपन हीमोफीलिया, हीमोफीलिया। दूसरा लेंगे वर्णांधता, कलर ब्लाइंडनेस बोलते हैं इसको। तीसरा लेंगे अंशियाकार कोशिका अरक्तता, अरक्तता, ठीक है। और चौथे में ले लेंगे इसको हीमोफीलिया, वर्णांधता, अंशाकार कोशिका अरक्तता, और चौथे में लेंगे थैलेसीमिया। ये भी कभी कभार पूछ लेता है, थैलेसीमिया। तो ये दोस्तों था अपना चारों रोग किससे फैलेंगे? आनुवांशिक, यानी जनक से किस में जाएंगे? अपनी संतति में। और अंतिम अपना सातवां लेंगे दोस्तों जनित रोग। ये म्यूटेशन कहलाता है, अचानक से जीनी संरचना में परिवर्तन होता है। बाद में डेफिनेशन कभी इस टॉपिक को पढ़ेंगे तब बोलेंगे। ऐसा कौन सा रोग है सर? तो अपने कोशिकाओं में क्या होता है? अनियमितता आ जाती है, संगठन गलत बनता है, तो एक रोग हो जाता है सर, और भयानक रोग है ये भी। कैंसर शुरुआती मालूम पड़ा तो ठीक है, आजकल तो इसका ट्रीटमेंट भी रेडियोथेरेपी, केमोथेरेपी करके ठीक करते हैं, ताकि लाखों पैसे डालने के बाद भी आखिर व्यक्ति को मरना पड़ता है। तो कर्क रोग भी इसको हिंदी में बोलते हैं, ठीक है ना। नशीले पदार्थों के ऊपर स्पष्ट लिखा होता है, लेकिन फिर भी व्यक्ति क्या ना चेतावनी देने के बाद भी इसका मुख्य कारण वही, अधिकतर 90% लोगों उन्हीं को कैंसर होता है जो धूम्रपान करते हैं। तो ये दोस्तों रोगों के मैंने प्रकार पढ़ाए, तो 7 प्रकार से रोग फैलते हैं, 7 के मैंने दिए आपको उदाहरण। अब अपन दोस्तों देखेंगे उनके रोग जो मैंने बताया। पीलिया है तो पीलिया किससे फैलेगा, ठीक है, उसका रोगजनक कौन सा है, उन रोगजनकों को अपन देखेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट हेडिंग में आप लिखेंगे रोगों के रोगजनक, इधर रोग लिखेंगे, इधर रोगजनक लिखेंगे। चलिए दोस्तों, अब मैंने जैसा कि बताया था कि रोगजनक एक एक रोग का लिखेंगे, वीडियो भी लंबा बन जाएगा, आप भी बोर हो जाएंगे। तो एक बार मैंने ही सारे लिख रखे हैं, एक एक रोग में जहाँ भी विशिष्ट बात होगी मैं आपको समझाता जाऊँगा, बाकी तो सीधे याद करना है आपको, ठीक है ना। एक एक रोग को अपन लेंगे। पहला है पीलिया। पीलिया का कोई पूछे कौन फैलाता है? हेपेटाइटिस वायरस, ठीक है। और हेपेटाइटिस भी आपने सुना होगा, तो 5 प्रकार का होता है, ABCD और E, ठीक है ना। वो उनके हेपेटाइटिस के प्रकार होते हैं। और इसमें भी अगर ध्यान नहीं दें तो यकृत अपना जो होता है, लीवर होता है, वो खराब हो जाता है, और लंबे समय तक ऐसा होने पर व्यक्ति मर भी सकता है। इसका भी आजकल तो इसका इलाज है, कोई टेंशन जो है नहीं, जॉन्डिस बोलते हैं इसको, ठीक है ना। दूसरा है रेबीज, रेबडो वायरस है सर। रेबीज किससे फैलते हैं? पागल कुत्ते के काटने से, पागल बंदर के काटने से, ठीक है ना। ऐसे काटने से क्या फैलता है? रेबडो वायरस अपने रक्त में मिल जाता है और व्यक्ति क्या हो जाता है? पागलों जैसी हरकतें करना शुरू हो जाता है। इसलिए तुरंत उसमें रेबीज में पहले तो क्या सर, इस रोग में 14 टीके लगते थे और नाभि केंद्र में लगते थे। अभी तो वो है नहीं, अभी तो 5 टीके लगते हैं। कितने लगते हैं? 5 टीके, और वो भी फिक्स अंतराल है 0, 3, 5, 7, 14 और लास्ट में 30। यानी एक तो पहले दिन लगेगा, फिर 5वें, फिर 7वें, फिर 14 और फिर 30वें, यानी 5 बार इंजेक्शन लगवाओ और रेबीज रोग का खात्मा। तीसरा है सर पोलियो। पोलियो के लिए तो इतना देश जागरूक हो गया कि आपको मालूम है एंट्रोवायरस फैलाता है। अब तो इसकी ओरल वैक्सीन आ गई, मुँह से 2 बूंद जिंदगी की आपने सुना होगा। तो बच्चों को 0 से 5 वर्ष तक ये खुराक पिलाई जाती है और लगभग अपना देश पोलियो मुक्त की ओर है। धीरे धीरे आगामी 2-4 वर्षों में देश अपना पोलियो मुक्त हो जाएगा। 2020 का टारगेट था, लेकिन 2020 में एक नया रोग आ गया कोरोना, पहले उससे निपट ले, फिर पोलियो तो वैसे भी काफ़ी कंट्रोल स्थिति में। नेक्स्ट है सर चिकन पॉक्स। इसे क्या कहते हैं? छोटी माता। ये भी 2 प्रकार की माता होती थी, छोटी माता और बड़ी माता। बड़ी माता तो खात्मा कर दिया वैज्ञानिकों ने, छोटी माता के आगे तो आगे नतमस्तक होना पड़ा। और ये वेरिसेला जोस्टर से फैलता है, और ये जीवन में मनुष्य के एक बार जरूर निकलता है। यानी छोटी माता का प्रकोप एक बार आपको झेलना है, उसके बाद
जिंदगी भर के लिए इम्यूनिटी बन जाती है, यानी दूसरी बार कभी चिकन पॉक्स नहीं होता है। 5वां जो अपने आज से इसको शॉर्ट में मैंने लिखवाया था टीबी भी, तो टीबी का देख लो नाम भी उसका माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस है, तो याद भी आपको इससे रह जाएगा। और टीबी रोग जो होता है इसमें व्यक्ति लगातार खांसता रहता है। और अभी इसके लिए प्रणाली मैं बता दूं गवर्नमेंट की कौन सी प्रणाली आई हुई है सर, डॉट्स प्रणाली। क्या होती है सर, इसमें 6 महीने तक रोगी को एक बार पंजीकरण कराने के बाद वहाँ से सरकारी अस्पतालों से निःशुल्क 6 महीने का कोर्स लो और क्षय रोग का बिल्कुल करो खात्मा। कहने का मतलब पहले की तरह टीबी होता था तो व्यक्ति को मरना ही पड़ता था, अब वो वाली स्थिति नहीं है। हैजा किससे फैलता है सर, विब्रियो कॉलरी में अधिकतर बच्चे इसका शिकार होते हैं। टाइफाइड ये छोटे बड़े सभी को होता है। साल्मोनेला टाइफी से फैलता है। कुष्ठ रोग, कोढ़ रोग ये लगभग भारत से खात्मा हो गया है, इसका बहुत कम रोगी आप देखते होंगे। ये फैलता है माइकोबैक्टीरियम लेप्री से। टिटेनस, इसमें व्यक्ति एकदम धनुषाकार हो जाता है, इसलिए कभी भी आपको मालूम हो तो लोहे की वगैरह चीज़ लगती है तो अपन कहते हैं कि तुरंत टिटनेस की इंजेक्शन लगवा। तो टिटनेस का इंजेक्शन है क्या सर, क्लास्ट्रोडियम टिटेनिया। ये इतना खतरनाक होता है कि शरीर में फैलने के बाद शरीर बिल्कुल धनुषाकार व्यक्ति का हो जाता है, हाथ पाँव बिल्कुल मुड़ जाते हैं। ऐसी स्थिति में 10-1 रुपये का खर्चा होता है, अगर बाहर से इंजेक्शन लाओ तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में बिल्कुल फ्री इसका तुरंत आपको 6 महीने में कहते हैं कि एक बार तो इंजेक्शन लगा ही लेना चाहिए, यानी 12 महीने में 2 बार लगा लो। अगर बिना लोहे की वस्तु लगे, बिना जंग की वस्तु लगे, क्यों सर, ताकि आपका इस रोग के प्रति तो प्रतिरक्षा बनी रहेगी। नेक्स्ट है सर मलेरिया। मलेरिया एक आम रोग है सर, प्लाज्मोडियम से फैलता है, ठीक है। और मलेरिया की मुख्य रूप से वैसे 4 प्रजातियाँ होती है, तो भी आपको मैं 2 मोटी रूप से बताऊँगा, आप टेस्ट कराते होंगे तो PF और PV। PV में तो प्लाज्मोडियम वाइवेक्स आती है, ये तो नॉर्मल होता है। PF प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम होता है, ये डेंजरस होता है, इसको मस्तिष्क ज्वर भी बोलते हैं। और कई बार रोगी अगर समय पर इलाज नहीं मिले तो व्यक्ति PF से मर भी जाता है, तो इसमें थोड़ा सा ध्यान रखना। नेक्स्ट है सर अमीबाइसिस। नाम बड़ा है लेकिन इसको शॉर्ट में बताया तो मैं बता दूं आपको, दस्त रोग, यानी कि कंट्रोल या बैलेंस जो हट जाता है अपना पाचन तंत्र का। एंट अमीबा हिस्टोलाइटिका होता है, दूषित जल के साथ जैसे ही अपने शरीर में घुसता है तो अमीबाइसिस रोग करता है और व्यक्ति को क्या रखता है, दस्त रोग लगते हैं और उल्टियाँ होती है। उससे क्या है, पानी की कमी हो जाती है, निर्जलीकरण होता है तो व्यक्ति का शरीर सूख जाता है। कुछ नहीं करना है, इसका भी इलाज है, तुरंत ही ग्लूकोज के ड्रिप वगैरह लगा के इसको भी डॉक्टर ठीक कर देता है। फिलहाल ये रोग नहीं है हाथीपाव, लेकिन हाथीपाव में सर क्या होता था, व्यक्ति का पैर जो है ना सूज कर बिल्कुल हाथी की तरह हो जाता था और ये फैलाता था कौन था, वुचेरेरिया ब्रैंकोप्टाई। फिलहाल ये रोग वर्तमान में न के बराबर है, कई एकाध देश में होगा तो ठीक है, बाकी और मैंने पहले ही इसका तो बता दिया, ये खात्मा हो गया है। नारू रोग का, इसको बाला रोग भी बोलते हैं, ठीक है। इसका जनक जो होता है, रोग जनक ट्रैकेंकुलस मेडिनेंसिस होता है। और ये सर नारू या बाला रोग में क्या होता था कि बाला या नारू रोग के अंदर साइक्लोप्स घुसते थे दूषित जल के साथ, तो शरीर के किसी न किसी भाग से एक सांपनुमा आकृति के रूप में मुंह फाड़ के बाहर निकलते थे। व्यक्ति को खतरनाक दर्द होता था और पहले के ज़माने में बताते कि ओझे भोपा उनको चिमटे से खींच के निकालते थे, कई बार टूट कर राजा अंदर रह जाता था और व्यक्ति तड़प तड़प के मरता था। फिलहाल तो ये रोग है ही नहीं, मैंने पहले ही बता दिया। RO और कैंट का पानी पीने वाले को अब नारू रोग थोड़ी होगा, तो 1986 के लगभग इसका उन्मूलन हो गया था। एड्स तो आपको सुरक्षित यौन संबंध बनाने और एड्स असुरक्षित यौन संबंध रोगों से ही बढ़ता है। इसका जो वायरस है वो HIV है। इसका भी फुल फॉर्म कई बार पूछते हैं, एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम, एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। और इसको फैलाता है वायरस, उसकी भी फुल फॉर्म कई बार पूछते हैं, तो ह्यूमन इम्यूनो वायरस, इसकी फुल फॉर्म होती है दोस्तों ह्यूमन इम्यूनो वायरस, ठीक है। एड्स की तो लगभग सबको याद होगी, फिर भी आप देख लो, एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। और फिर नेक्स्ट है गोनोरिया, नाइजीरिया गोनोरी फैलाती है। सिफिलिस, ट्रिपोनेमा पैलेडियम, हीमोफीलिया रोग एक ऐसा है, ये लिंग सहलग्न रोग होता है, आनुवंशिक रोगों में आता है। X गुणसूत्र पर ही इसका रोगवाहक होता है, इसलिए स्त्रियाँ इसकी रोगवाहक होती है। अब सर ये समझ में नहीं आया तो मैं बता दूं कि अपना जो होता है लिंग निर्धारण में अपने पुरुष में XY होता है, पुरुष महिलाओं में XS होता है, तो दोनों ही XS होने के कारण X पे ही ये होता है। इसका जो
फैलाने वाला रोगजनक, इसलिए स्त्रियाँ इसकी क्या होती है, रोगवाहक यानी अगली पीढ़ी में रोग को ले जाती है। ये सर क्या है, वर्णांधता, ये है कलर ब्लाइंडनेस, और ये भी सेम लिंग संलग्न रोग है, एक्स गुणसूत्र पर इसका रोगवाहक होता है और स्त्रियाँ ही इसकी रोगवाहक होती है। इसमें सर जो रोगी होता है ना, वो लाल और हरे रंग में विभेद नहीं कर पाता, लाल व हरे रंग में। एक बार रेलवे के एग्जाम में आया था प्रश्न, ठीक है ना, एक व्यक्ति है जो लाल व हरे रंग में विभेद नहीं कर पाता है, वो किस रोग से ग्रसित होगा, तो वर्णांधता से। और वर्णांधता रोग से ग्रसित रोगी को रेलवे ट्रैक मैन पे नौकरी नहीं दी जाती, क्यों, क्योंकि तो लाल और हरी झंडी का ही काम पड़ता है। तो दोस्तों प्रश्न कहाँ से पुटअप होता है वो भी मैंने बता दिया, ये रोग प्रश्न मैंने खुद एग्जाम दिया, वहाँ एक बार देखा हुआ है कि ऐसा व्यक्ति जिसको लाल व हरे रंग में विभेद नहीं होता है, वो कौन सा रोग होता है, वर्णांधता, कलर ब्लाइंडनेस। नेक्स्ट है हंसियाकार कोशिका अरक्तता। अपने जो रक्त का रंग लाल होता है वो हीमोग्लोबिन के कारण होता है, उसमें आरबीसी पाई जाती है, आरबीसी का जीवन काल 120 होता है, अस्थि मज्जा बनती है सर, ठीक है। लेकिन आरबीसी की आकृति क्या होती है, तस्तरी नुमा होती है, और तस्तरी नुमा तो छोड़ दो और फिर हो जाती है ऐसे हंसली नुमा। तो इससे क्या हो जाता है कि आरबीसी हंसली नुमा हो जाते हैं, हीमोग्लोबिन वगैरह इसमें पर्याप्त मात्रा में बन नहीं पाता, और व्यक्ति की अरक्तता यानी खून की कमी हो जाती है, जिससे कई बार मृत्यु भी हो जाती है, सही ढंग से इलाज नहीं मिले तो। बाकी वर्तमान में ऐसी कोई समस्या है नहीं, हर चीज़ का इलाज है। नेक्स्ट है सर कैंसर, पहले ही मैंने बता दिया, ये क्या है, असामान्य ऊतक पिंड यानी कोशिकाओं का क्या है, अनियमितता होगी, उत्परिवर्तन जनित रोग है। तो कोशिकाओं अगर सही ढंग से मिलती है तो ऊतक बनाते हैं, ऊतक अंग बनाते हैं, अंग से तंत्र बनता है, तंत्र से शरीर बनता है। कोशिकाएं सही ढंग से नहीं मिलेगी तो असामान्य ऊतक पिंड यानी ट्यूमर, जिसे बोलते हैं गांठ, ये गांठ बन जाती है अपने शरीर में, ये कहीं भी बन सकती है, ट्यूमर बोलते हैं, ठीक है ना, और ट्यूमर ही कैंसर का रूप है, ठीक है, ये गांठ। तो इसको नेक्स्ट में थैलेसीमिया में हीमोग्लोबिन का संश्लेषण दोषपूर्ण होना। हीमोग्लोबिन अपने कहते हैं कि स्वस्थ मनुष्य में 12.5 से 13.5 होना चाहिए, ठीक है। गर्भवती महिला में इससे भी एक ज़्यादा होना चाहिए, 14.5 तक हो तो भी है, कई रखते हुए 16 तक भी हो तो चलता है, 16 से अधिक होने पर रोग होता है। तो हीमोग्लोबिन की भी मात्रा फिक्स है, तो उसको ही संश्लेषण नहीं दोषपूर्ण है, यानी हीमोग्लोबिन सही ढंग से नहीं बन रहा है, तो कौन सा रोग होता है, थैलेसीमिया। और अंतिम अपन रोग देखेंगे आज, जो मैंने रोगों के प्रकार में लिखा था, डेंगू, ये एडिस एजिप्टाई फैलता है, और इसकी मैं विशेषता बताता हूँ कि ये जो मच्छर है ना, इसका जो रोगजनक मच्छर, सब तो मच्छर गंदे पानी में बोलते हैं, और डेंगू रोग का जो वाहक होता है वो मच्छर कैसे पानी में फैलता है, स्वच्छ जहाँ पानी होता है वहाँ पे ये पनपता है। तो ये दोस्तों आज मैंने जो रोग एवं रोगजनक आपको बताया, रोगों के प्रकार पढ़ाए, प्रतिरक्षा बताई, संक्रामक और असंक्रामक पढ़ाया। तो आज के सेशन में दोस्तों कैसा लगा सेशन आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, और मेरा मानना है कि इस टॉपिक को थोड़ा सा क्लियर कर ले, और प्रश्न अगर पुटअप होगा तो रोगजनक भी इसी में से आएंगे, और रोगों का अगर प्रकार से पूछेगा तो मैंने प्रकार अलग से लिखवा दिए, तो आप टॉपिक को थोड़ा गंभीरता से लेंगे तो आपका यहाँ से प्रश्न जब भी पुटअप होगा कभी गलत नहीं होगा। नहीं तो अच्छे जो विज्ञान के जानकार है वो भी कंफ्यूज हो जाते हैं कि जीवाणु से फैलता है, प्रोटोजोआ से फैलता है या वायरस से फैलता है। इसलिए मैंने पहले वर्गीकरण बताया, उसके बाद उन सभी रोगों के रोगजनक बता दिए। ठीक है दोस्तों, तो कैसा लगा आज का सेशन जरूर बताएं, और कमेंट बॉक्स में अपनी सुझाव वगैरह है वो जरूर देवे। जय हिंद।